कभी सोचा है, जिस इंसान ने दुनिया को बदल दिया, वो खुद अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव से गुजरा कि कई बार उसे फेलियर कहा गया। हाँ, वही स्टीव जॉब्स, जिसने अपने ही बनाए कंपनी से निकाल दिए जाने के बाद दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल को फिर से खड़ा किया। पर सवाल ये है, वो कैसे बना करोड़पति? क्या उसके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला था या सिर्फ एक अलग सोच? चलिए जानते हैं स्टीव जॉब्स की जिंदगी के दो ऐसे चैप्टर जो हमें सिखाते हैं कि सफलता कभी सीधी रेखा में नहीं आती, बल्कि एक जिगजैग रास्ते से गुजरती है। चैप्टर 1, द ड्रॉप आउट ड्रीमर। कहानी की शुरुआत होती है 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा जाता है स्टीव जॉब्स। लेकिन उसकी जिंदगी की पहली सच्चाई ही एक झटका थी, क्योंकि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसे जन्म के तुरंत बाद अडॉप्शन में दे दिया। हाँ, उसने दुनिया में आंखें खोलीं तो सामने अपने असली माता पिता नहीं, बल्कि एक नई दुनिया थी, नए लोग थे और एक नई पहचान बनने की शुरुआत थी। यानी उसकी कहानी रिजेक्शन से शुरू हुई, लेकिन शायद किस्मत यही चाहती थी, क्योंकि अगर वो रिजेक्शन नहीं होता तो शायद दुनिया को वो स्टीव जॉब्स कभी नहीं मिलता, जिसने टेक्नोलॉजी को इमोशन से जोड़ दिया। स्टीव को गोद लिया एक सिंपल वर्किंग क्लास कपल ने, पॉल और क्लारा जॉब्स ने। पॉल एक मैकेनिक थे जो कारों के पार्ट्स बनाते थे, और क्लारा एक अकाउंटेंट थीं। वो अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को एक वादा किया कि वो उसे एजुकेशन देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। और यही वादा स्टीव की जर्नी की पहली नींव बना। बचपन में ही स्टीव को इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन से प्यार था। पॉल उसे सिखाते थे कि कैसे चीजें खोलकर समझो, फिर जोड़कर कुछ नया बनाओ। वहीं से स्टीव ने सीखा, एवरी मशीन हैज अ सोल, यू जस्ट नीड टू लिसन टू इट। यहां से शुरू हुई एक बच्चे की क्यूरियोसिटी ड्रिवन लर्निंग, जो आगे चलकर पूरी दुनिया को रीडिफाइन करने वाली थी। स्टीव ने जब रीड कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसके माता पिता को लगा अब उनका बेटा कुछ बड़ा करेगा। लेकिन कुछ महीनों के अंदर स्टीव को महसूस हुआ कि उसे ये सिस्टम सूट नहीं करता। वो लेक्चर हॉल्स में बैठता था, लेकिन उसके अंदर का दिमाग सवाल पूछता था, मैं यहाँ क्यों हूँ? वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था जो उसे कभी पसंद ही नहीं आए। वो कहता था, आई वॉज स्पेंडिंग ऑल माई पेरेंट्स सेविंग्स ऑन समथिंग आई डिडंट इवन बिलीव इन। और फिर एक दिन उसने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग करने की हिम्मत करते हैं। उसने कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन ध्यान रहे, उसने सीखना नहीं छोड़ा। वो बस अब वो सीख रहा था जो उसे सच में पसंद था। वो अब कॉलेज में ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं था, पर कैंपस के फ्लोर्स पर सोता था, दोस्तों के रूम्स में रातें बिताता था, कोका कोला बॉटल्स इकट्ठी करके बेचता ताकि कुछ पैसे मिल जाएं, और हर रविवार को हेर कृष्णा टेम्पल जाकर मुफ्त का खाना खाता। कई बार ठंड में सोना पड़ता, कई बार भूख से रातें काटनी पड़ती, लेकिन उसने कभी अपनी क्यूरियोसिटी को मरने नहीं दिया। वो कहता था, आई डिडंट नो वेयर इट वुड लीड मी, बट लुकिंग बैक इट वॉज प्राइसलेस। इसी दौरान स्टीव एक क्लास में गया जो उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। वो थी कैलीग्राफी क्लास। हाँ, ये कोई बिजनेस या टेक सब्जेक्ट नहीं था, ये बस लेटर्स की सुंदरता सिखाने वाली एक आर्ट क्लास थी। लेकिन जॉब्स को वहां कुछ जादुई लगा। वो देखता था कि कैसे हर लेटर, हर कर्व, हर स्पेसिंग एक भावना पैदा करती है। उसे टाइपोग्राफी का एस्थेटिक सेंस मिला, जिसने बाद में एप्पल की पूरी पहचान बना दी। जब सालों बाद उसने मैकिन्टॉश कंप्यूटर बनाया, वहीं कैलीग्राफी क्लास उसके दिमाग में फिर से जीवित हो गई। उसने कहा, इफ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दैट कैलीग्राफी क्लास, द मैक वुड हैव नेवर हैड मल्टीपल टाइप फेसेस और प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स। यानी वो चीज जो उस समय बेकार क्यूरियोसिटी लग रही थी, वो ही एप्पल की सोल बन गई। यहां से हमें स्टीव जॉब्स की जिंदगी का पहला बड़ा लेसन मिलता है कि कभी-कभी जो रास्ता क्रेजी लगता है, वो आगे चलकर तुम्हारी पहचान बना देता है। हर कोई उस समय स्टीव से कह रहा था, तू पागल है, तू फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। लेकिन उसे पता था कि उसकी क्यूरियोसिटी ही उसका कंपास है। वो भले ही कन्वेंशनल रास्ता नहीं चुन रहा था, लेकिन वो हर दिन कुछ नया सीख रहा था, अपने तरीके से। और यही सबसे बड़ा ट्रूथ है, पैशन प्लस क्यूरियोसिटी, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि पैसा खोकर सीखा हुआ एक लेसन जिंदगी भर साथ देता है।
स्टीव जॉब्स का मानना था कि दुनिया को वो चीज़ें नहीं पता होती जो उसे चाहिए, जब तक कोई उन्हें दिखा ना दे। वो हमेशा कहता था, पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो इट टू देम। और यही उसकी थिंकिंग को अलग बनाती थी। वो टेक्नोलॉजी को सिर्फ सर्किट्स और कोड नहीं समझता था। वो कहता था, टेक्नोलॉजी अलोन इज नॉट इनफ। इट्स टेक्नोलॉजी मैरिड विथ लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज दैट मेक्स आवर हार्ट सिंग। जब पूरी दुनिया कंप्यूटर्स को मशीन समझती थी, स्टीव जॉब्स उन्हें फ्रेंड की तरह देखता था। वो चाहता था कि कंप्यूटर में भी इमोशन हो, सिंप्लिसिटी हो और ब्यूटी हो। 1984 में जब पहला मैकिन्टॉश लॉन्च हुआ, वो सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं था, वो एक रेवोल्यूशन था। उस वक्त के कंप्यूटर्स जटिल थे, टेक्निकल थे और केवल इंजीनियर्स के लिए बने थे। लेकिन मैकिन्टॉश ने पहली बार आम लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा। उसने स्क्रीन्स पर फॉन्ट्स को सुंदर बनाया, इंटरफेस को फ्रेंडली बनाया और यूजर को वो एहसास दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था, कि दिस मशीन अंडरस्टैंड्स मी। और यहीं से शुरू हुआ एप्पल का वो डिज़ाइन फिलॉसफी, जो आज भी पूरे टेक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। स्टीव जॉब्स का यह चैप्टर हमें ये सिखाता है कि हर काम को सिर्फ काम मत समझो, उसे आर्ट की तरह देखो। वो खुद कहता था, The only way to do great work is to love what you do। कई बार वो अपनी टीम से कहता, हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे, हम एक्सपीरियंसेस बना रहे हैं। यानी हर पिक्सल, हर कर्व, हर पैकेजिंग, सब कुछ एक मैसेज देनी चाहिए कि हम परफेक्शन की नहीं, इमोशन की बात करते हैं। स्टीव जॉब्स का एक और मशहूर वाक्य है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। ये सिर्फ एक कोट नहीं, एक फिलॉसफी है। इसका मतलब है, हमेशा भूखे रहो सीखने के लिए और हमेशा मूर्ख रहो नए आइडियाज के लिए। क्योंकि जब तुम परफेक्ट बन जाते हो, तुम सीखना बंद कर देते हो, और जब तुम फूलिश बने रहते हो तो हर नई चीज तुम्हें उत्साहित करती है। स्टीव का मानना था कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है कंफर्टेबल हो जाना, क्योंकि कंफर्ट जोन ही क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हमेशा कहता था, डोंट सेटल Until you find what you love, keep looking। अगर आप ध्यान से सोचो तो स्टीव जॉब्स की ये जर्नी सिर्फ एक ड्रॉप आउट की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने दुनिया को सिखाया कि एजुकेशन डिग्री से नहीं, क्यूरियोसिटी से मिलती है। उसने कॉलेज छोड़ा लेकिन सीखना नहीं। उसने रिजेक्शन झेला लेकिन रुकना नहीं। उसने हंगर बनाए रखी लेकिन एरोगेंस कभी नहीं आने दिया। वो कहता था, Have the courage to follow your heart and intuition। They somehow already know what you truly want to become। और यही वो लाइन है जो हर ड्रीमर के लिए एक गाइड बन सकती है। स्टीव जॉब्स का पहला चैप्टर हमें ये सिखाता है कि जिंदगी की शुरुआत चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर तुम अपने पैशन के लिए सच्चे हो तो रास्ता खुद बन जाता है। वो रिजेक्शन से शुरू हुआ, पॉवर्टी से गुजरा, फेलियर से लड़ा, लेकिन उसने कभी अपने ड्रीम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो दुनिया को सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक नया नजरिया देना चाहता था। और उस नजरिए की जड़ें कहीं ना कहीं उसी दिन बोई गई थीं जिस दिन उसने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया था। क्योंकि उसी दिन से उसने जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया। और यही है पहला राज, कभी भी अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वही आवाज किसी दिन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम सच में बिलोंग करते हो। चैप्टर 2, द फॉल एंड द राइज। साल 1985। दुनिया उस समय टेक्नोलॉजी के एक नए युग में कदम रख रही थी, लेकिन उसी समय वो इंसान जिसने इस रेवोल्यूशन की नींव रखी थी, वो अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर कर दिया गया। हाँ, स्टीव जॉब्स, एप्पल का को फाउंडर, एक ऐसा विजनरी जो मशीन्स में इमोशन देखता था, अब खुद एक रिजेक्टेड आइडिया बन गया था। उस समय एप्पल में इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी। सीईओ जॉन स्कली, जिसे स्टीव ने खुद हायर किया था पेप्सी से, अब उसके खिलाफ खड़ा था। कंपनी के भीतर पावर स्ट्रगल इतना इंटेंस हो गया कि बोर्ड ने फैसला लिया, स्टीव जॉब्स को हटाया जाए। स्टीव कहता है, आई वॉज आउट एंड वेरी पब्लिकली आउट। What had been the focus of my entire adult life was gone। सोचिए, वो इंसान जिसने गराज से एप्पल बनाया, जो दुनिया को बदलने का सपना देखता था, उसे अपनी ही क्रिएशन से बाहर निकाल दिया गया। उस वक्त स्टीव सिर्फ 30 साल का था। उसकी पहचान, उसका पर्पस, सब कुछ अचानक गायब हो गया। वो कहता है,
I didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down. लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा चैप्टर जो दुनिया को सिखाएगा, रिजेक्शन इज नॉट द एंड, इट्स अ रीस्टार्ट। पॉइंट 1, नेक्स्ट और पिक्सार की शुरुआत। स्टीव जॉब्स ने खुद को फिर से खोजने का फैसला किया। वो बोला, ओके, एप्पल इज गॉन बट आई एम नॉट डन। वो पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर की आग बुझी नहीं थी। वो अब पहले से भी ज्यादा हंग्री था, कुछ नया करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। और उसी हंगर से जन्म हुआ नेक्स्ट नाम की कंपनी का। नेक्स्ट ही का विजन था एजुकेशन और बिजनेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बनाना। स्टीव ने नेक्स्ट ही में अपना दिल, दिमाग और क्रिएटिविटी सब कुछ झोंक दिया। मशीन्स हाई एंड थीं, डिजाइन्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लेकिन मार्केट तैयार नहीं था। नेक्स्ट कमर्शियली बहुत बड़ी सक्सेस नहीं बन पाया, पर उसने फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क रखी, क्योंकि नेक्स्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में एप्पल के मैकओएस का फाउंडेशन बना। यानी जो उस वक्त फेलियर लग रहा था, वो फ्यूचर की सबसे बड़ी जीत की नींव बन गया। पर यही कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्टीव जॉब्स ने उसी वक्त एक और डिसीजन लिया, जिसने उसकी लेगेसी को हमेशा के लिए इमॉर्टल बना दिया। वो था पिक्सार। उसने एक छोटी सी ग्राफिक्स कंपनी खरीदी, द ग्राफिक्स ग्रुप, जो बाद में बन गई दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म स्टूडियो, पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज। शुरुआत में किसी को भरोसा नहीं था कि कंप्यूटर्स के जरिए भी फिल्में बनाई जा सकती हैं, लेकिन स्टीव ने वो देखा जो किसी और ने नहीं देखा था। एक विजन, एक पॉसिबिलिटी जो इमेजिनेशन से भी आगे थी। साल 1955 में पिक्सार ने बनाई टॉय स्टोरी, दुनिया की पहली फुल लेंथ कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी। टॉय स्टोरी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो स्टोरी टेलिंग का नया युग था। और उसके पीछे खड़ा था वही इंसान जिसे कुछ साल पहले फेल कहा गया था। टॉय स्टोरी के बाद पिक्सार एक के बाद एक हिट फिल्में देने लगा। फाइंडिंग नीमो, द इनक्रेडिबल्स, राटाटुई, अप और वॉली। हर फिल्म में वही परफेक्शन और इमोशन झलकता था जो स्टीव जॉब्स के डीएनए में था। वो कहता था, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इज द स्टोरी टेलर। पिक्सार ने एनिमेशन को आर्ट में बदल दिया, और आर्ट को $1 बिलियन इंडस्ट्री में। स्टीव जॉब्स अब फिर से करोड़पति बन चुका था, लेकिन इस बार सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि पर्पस से। लेसन, सफल लोग फेलियर से नहीं डरते, वो उसे डायरेक्शन बदलने का संकेत समझते हैं। जॉब्स ने जो खोया था, वो वापस पाने के लिए उसने भागा नहीं, उसने नया रास्ता बनाया। वो कहता था, समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रिक, डोंट लूज फेथ। हर रिजेक्शन, हर गिरावट, वो बस तुम्हें सही जगह की ओर मोड़ रही होती है। अगर स्टीव एप्पल से नहीं निकाला जाता, तो शायद नेक्स्ट और पिक्सार कभी नहीं बनते। और अगर वो नहीं बनते, तो शायद दुनिया में आईफोन या टॉय स्टोरी भी नहीं होते। पॉइंट 2, कम बैक ऑफ द सेंचुरी। अब कहानी 1996 में पहुंचती है। एप्पल संघर्ष कर रहा था, कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, इनोवेशन खत्म हो चुका था और लीडरशिप कंफ्यूज थी। उसी वक्त एप्पल ने एक अनाउंसमेंट किया, वो एक नई कंपनी खरीदने जा रहा है, नेक्स्ट। किसे पता था ये डील सिर्फ एक टेक्नोलॉजी बायआउट नहीं थी, ये एक कमबैक स्टोरी बनने वाली थी, क्योंकि नेक्स्ट के साथ एप्पल को मिला उसका खोया हुआ जीनियस, स्टीव जॉब्स। साल 1997 में स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आया, लेकिन इस बार वो पहले जैसा आदमी नहीं था। वो अब मैच्योरिटी, क्लैरिटी और डीप पर्पस के साथ लौटा था। उसके अंदर अब सिर्फ ड्रीम नहीं था, बल्कि उसे शेप देने का एक्सपीरियंस भी था। वो कहता था, आई थिंक द की टू एप्पल्स सक्सेस विल बी फोकस। एप्पल उस वक्त कई प्रोडक्ट्स बना रहा था, प्रिंटर्स, कैमराज, रैंडम गैजेट्स। स्टीव ने आते ही कहा, स्टॉप एवरीथिंग, लेट्स मेक ओनली 4 ग्रेट प्रोडक्ट्स। और वहां से शुरू हुआ एप्पल का रीबर्थ। साल 2001, स्टीव जॉब्स स्टेज पर खड़ा है, हाथ में एक छोटा सा गैजेट लिए। वो कहता है, 1,000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। वो था आईपॉड। म्यूजिक इंडस्ट्री बदल गई, अब लोग अपने साथ पूरी दुनिया का म्यूजिक ले जा सकते थे। फिर आया 2007, जॉब्स फिर स्टेज पर, जीन्स और ब्लैक टर्टलनेक में, एक कॉन्फिडेंट, काम, विजनरी टोन के साथ। वो कहता है, टुडे एप्पल इज गोइंग टू री इन्वेंट द फोन। और उसी दिन आईफोन ने दुनिया की कम्युनिकेशन बदल दी। उसके बाद 2010 में आया आईपैड,
जिसने कंप्यूटर और स्मार्टफोन के बीच की पूरी बाउंड्री मिटा दी। हर प्रोडक्ट में सिंप्लिसिटी, डिज़ाइन और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस था। जॉब्स कहता था, डिज़ाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक, डिज़ाइन इज हाउ इट वर्क्स। एग्जाम्पल, जहां बाकी कंपनीज फीचर्स पर compete कर रही थीं, स्टीव जॉब्स एक्सपीरियंस पर जीत रहा था। वो कहता था, वी आर नॉट हियर टू मेक द मोस्ट, वी आर हियर टू मेक द बेस्ट। एप्पल प्रोडक्ट्स में सिर्फ डिज़ाइन नहीं, एक पर्सनैलिटी थी। वन बटन, स्मूथ फिनिश, इंट्यूटिव फील, हर डिटेल परफेक्शन की गवाही देता था। और यही बन गया एप्पल का DNA, सिंप्लिसिटी, इमोशन, एक्सेलेंस। लाइफस्टाइल टिप, सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है फोकस। स्टीव जॉब्स कहता था, सेइंग नो टू 1,000 थिंग्स इज व्हाट मेक्स यू ट्रूली ग्रेट। उसने सीखा था कि ग्रेटनेस ज्यादा करने में नहीं, बल्कि कम लेकिन मीनिंगफुल करने में है। वो कहता था, इनोवेशन इज सेइंग नो टू 1,000 थिंग्स, यानी वो चीजें जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन्हें हटाना ही असली ग्रोथ है। हर एंटरप्रेन्योर, हर ड्रीमर के लिए ये सबसे बड़ा लेसन है। अगर तुम हर चीज पर ध्यान दोगे तो किसी एक चीज में परफेक्ट नहीं बन पाओगे। फोकस करो, सिंप्लीफाई करो और हर चीज में सोल डालो। यही स्टीव जॉब्स का फॉर्मूला था। स्टीव जॉब्स का कमबैक सिर्फ बिजनेस स्टोरी नहीं था, वो ह्यूमन स्पिरिट की ताकत का सिंबल था। एक ऐसा प्रूफ कि जब जिंदगी तुम्हें गिराती है, वो तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आई होती है। वो रिजेक्शन जिसने उसे एप्पल से दूर किया, उसी ने उसे पिक्सार तक पहुंचाया। वो स्ट्रगल जिसने उसे खोया हुआ महसूस कराया, उसी ने उसे क्लैरिटी दी कि वो क्या बनना चाहता है। और जब वो लौटा तो वो सिर्फ स्टीव जॉब्स नहीं था, वो एक मूवमेंट बन चुका था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि गिरना कभी फेलियर नहीं होता, अगर तुम्हारे अंदर उठने की हिम्मत बाकी है। क्योंकि असली जीत तब शुरू होती है जब सब कहते हैं, अब ये नहीं कर सकता, और तुम मुस्कुराकर कहते हो, देखते हैं। स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस विचार और विजन की है जो मुश्किलों, रिजेक्शन और फेलियर्स के बावजूद नहीं टूटा। अगर आज तुम्हारे पास एक सपना है, अगर तुम्हें लगता है कि रास्ता मुश्किल है, तो याद रखो, यही वो जगह है जहां ग्रोथ और ग्रेटनेस शुरू होती है। छोटे स्टेप्स, सही फोकस और लगातार क्यूरियोसिटी, यही वो फॉर्मूला है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। तो उठो, सीखो, एक्सपेरिमेंट करो और अपने दिल की सुनो। जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। और अगर तुम्हें यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हर ड्रीमर को एक छोटी सी पुश चाहिए, और शायद अगली बड़ी कहानी तुम्हारी ही हो।